जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आज 11वां क्लास चल रहा है। पीवाईक्यू मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो रिसेंटली एनटीपीसी में पूछे गए सवाल से हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आ गए हैं। तो आप लोग सेशन से बन जाइए। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आप लोग के सामने आ गए हैं। बाकी बात करते हैं कि डेली 30 क्वेश्चन करवाते थे आप लोग को, डेली 30 क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने कल एक नोटिस किया था 10 क्वेश्चन कल जो ऐसा था जो रिपीट डायरेक्ट किया गया था, मतलब पिछले शिफ्ट का अगले शिफ्ट में रिपीट। तो वो सब क्वेश्चंस और जो इजली क्वेश्चंस थे वो सब क्वेश्चंस को हमने छांट दिए हैं, जो कि 1 2 3 -5 +6 इक्वल टू वाट क्या होगा इसका आंसर। तो ये सब को हमने इग्नोर कर दिया है। जो छोटा मोटा जो सबसे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो अगर अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चंस को हम लेके आए। ठीक है। तो यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिकतर बच्चे तक पहुंच जाए। कहीं ना कहीं उसके कामयाबी में आपका हाथ थोड़ा मोड़ा जरूर हो जाए। ठीक है। यदि आप लोग चैनल से न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल चाहे वो नोटिस हो, नोटिफिकेशन का अपडेट हो, या कोई पीवाईक्यू हो, या मैथ से कोई टॉपिक के लिए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे वो न्यू हो या आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने तैयारी को एक अच्छा दिशा आप दे सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं बिना कुछ लेट किए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1440 को आपको 2700 रुपया बनने में कितना समय लगेगा, ये आपको समय बताना है। ठीक है। तो मेरे पास 1440 रुपया था। ठीक है। 1440 रुपया था। कोई दिया पैसा हमको, बोला जाओ इसको 2700 रुपया करना है पैसा आपको। ठीक है। और 10% इंटरेस्ट दे रहा है। आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम के लिए ये मेरा पैसा इतना हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1440 रुपया जो मेरा मूलधन था, 2700 रुपया हो गया? तो कहीं ना कहीं ये मेरा मिश्र धन है ना। क्योंकि मिश्रधन तो वही होता है ना। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यानी मिश्रधन में यदि हम मूलधन को माइनस कर दें तो ब्याज निकल जाएगा। तो इसमें यदि हम माइनस कर दें मूलधन को, यानी 1440 को यदि हम इसमें माइनस कर दें, क्या मेरा रेट मालूम चल सकता है? तो जी रेट आपका 1200, सॉरी, ब्याज आपका 1260 रुपया आ गया। तो ब्याज 60 रुपया आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं आप? सिंपल इंटरेस्ट निकलता है ब्याज, कितना आपका ब्याज निकला और किस राशि पे निकला आपका, गुना 100 कर दीजिए, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो ये चला गया। तो इसको कितना 12 बार में जाएगा ना, ये आ गया आपको। ये भी इसको 3 में खत्म कर दीजिए। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 350/4 ये मेरा परसेंटेज क्या निकला, ये मेरा साधारण ब्याज निकला, साधारण ब्याज रेट निकला। यानी कि मूलधन का यदि हम इस इतना परसेंट कर दें, इतना गुना कर दें, तो मेरा क्या निकल जाएगा? ब्याज से निकलेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आप जानते हैं क्या होता है? रेट गुना टाइम, यही तो साधारण ब्याज हो जाएगा आपका। तो रेट आपके पास कितना था? 10% है। टाइम क्या है? टाइम पता नहीं है, लेकिन है कितना? ये 350/4 यही है ना। तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो टाइम क्या निकला आपका? इसे करेंगे तो 8 हो जाएगा, 75, यही आपका टाइम निकला। ठीक है। तो इज करेक्ट ये नंबर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम विस्तृत में इसको बना दिए। बाकी बात इसको इजीली भी आप कर सकते थे। मतलब डायरेक्ट आपको 1250 निकला था, 1260 करते और यहाँ से आप इंटरेस्ट निकाल लेते, और जितना भी इंटरेस्ट आपका निकला था इसमें डायरेक्ट आपको 10 से भाग देना, चाहे वो समय रहे या रेट रहे, इसको डायरेक्ट भाग देना है। तो आपका यदि रेट से भाग देना है, समय निकल जाएगा, समय को भाग दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 संख्याओं का औसत दिया गया है, आपके पास 17 है। 9 संख्याओं का औसत 17 है और 7 संख्याओं का औसत 16 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत आपको बताना है क्या। तो इसमें ना तो यूनिट डिजिट आप कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सब सेम है। ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ। यदि 9 संख्याओं का औसत 17 है, 9 संख्याओं का औसत 17 है, तो 9 संख्याओं का योग मेरा यहाँ से निकल जाएगा। निकल जाएगा ना। गुना कर देंगे तो इसका योग, 9 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? 153 निकलेगा या नहीं निकलेगा? 153। और लास्ट 7 संख्या जो मेरे पास है, लास्ट में 7 संख्या जो मेरे पास है, 7 संख्या का औसत कितना दिया गया है? 16। यानी ये दोनों को गुना कर दे तो 7 संख्या का योग निकल जाएगा। कितना निकला?
112। अरे 112 हुआ ना, तो 9 संख्याएं टोटल था, 7 संख्याओं का ये है, बचा 2 संख्या। 2 संख्याओं को माइनस करने के बाद कितना आएगा यहाँ, ये आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यदि इससे 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो मेरा टोटल संख्या निकला। टोटल दो दो जो संख्याएं मेरा छूट गया था उसका योग 41 निकला। यदि 2 से डिवाइड कर दें तो कहीं ना कहीं 2 संख्या का औसत तो ये निकल जाएगा मेरे पास 20.5। इसका आंसर बी। ठीक है, यदि ऐसा छोटे संख्या में हो, एग्जामिनर देता है मेरे दोस्त, एग्जामिनर देगा ही ऐसे, छोटा संख्या देगा तो आपको कैलकुलेट कर लेना है। एसएससी नहीं, रेलवे थोड़ा टाइम देता है, बट उतना भी टाइम आपको नहीं मिलता है, लेकिन बट थोड़ा टाइम देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि उसकी ऊंचाई दिया गया है आपके पास, तो त्रिज्या आपको बताना है, त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या हो। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एक बेलन का बोलिएगा बल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाता है 2πr/h। ठीक है, और इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h हो जाता है प्लस 2πr²। यदि यहाँ से हम 2πr को कॉमन ले लें तो h+r हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल एरिया क्षेत्रफल होगा 2πr होगा, h×r होगा। तो ये बोला जा रहा है इसका ये आधा है, यानी कि इसका ये हम आधा कर दे तो ये मेरा बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। इसका बोल रहा है आधा है, कौन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आधा हम कर दिए। यदि हम आधा कर दिए तो ये तो इधर जाकर गुना हो जाएगा। तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 4πr/h बराबर 2πr×h+r, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 2πr को 4πr से कटा देना है, तो बोल सकते हैं यहाँ 2 आएगा। तो हम यहाँ से 2h बराबर h+r, वैल्यू पुट अभी नहीं करेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे अभी, कैलकुलेशन क्यों करना है आपको, इतना हड़बड़ क्यों है कैलकुलेशन का आपको। तो यहाँ से क्या होगा, ये h इधर चले आएगा तो क्या होगा, माइनस चले जाएगा, ये h इधर आके, तो h बराबर r। तो किसका मान पूछा गया आपसे, तो r का, त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो ऊंचाई आपके पास दिया गया है कितना, 102, तो ऊंचाई तो बराबर त्रिज्या, जितना ऊंचाई होगा उतना त्रिज्या होगी, यानी 102 त्रिज्या। ये क्वेश्चन से भी करवा चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, तो वैल्यू पुट ना करके इसको जहां तक हो सके मिनिमाइज करके एकदम लास्ट तक आपको ले जाना है, फिर वैल्यू पुट करना। ठीक है, यदि आप पहले मान के चलिए इसी जगह हम वैल्यू पुट कर देते, इसी जगह हम यदि वैल्यू पुट कर देते तो मामला थोड़ा दिक्कत, कैलकुलेशन में फंस सकते थे, दोनों त्रिज्या रखना होता, फिर त्रिज्या को इधर उधर, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरलीकृत करना है आपको, ये मान दिया गया है। यदि आपका आगे आगे आने वाले आपके टारगेट में एनटीपीसी मेंस का यदि आप देना चाहते हैं, एग्जाम्स देना चाहते हैं, यदि एनटीपीसी 12 लेवल हो या कोई भी आरआरबी का एग्जाम्स हो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में है। ठीक है, समझ गए, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। हाँ, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है ग्रुप डी में। तो इसीलिए ऐसा आप लोग मत कीजिए कि ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है तो ये नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ग्रेजुएट लेवल से जो है ना मैथ थोड़ा डीपली में आता है, मैथ में तो ग्रुप डी में मैथ सब्जेक्ट थोड़ा डीपली चले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, तो उसका मैथ है तो इसमें नहीं आ सकता, ये आपका भरम है, ये आपका गलती है, इसीलिए आप अभी वहाँ हैं। समझ गए, कोई भी हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से ठीक करना चाहिए, हो सकता है आगे वाले एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको। तो मैंने एक आपको बहुत पहले बताए थे कि यदि ए पे पावर m हो और ए पे पावर n बेटा में हो और दोनों का बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो ये जाके पावर इसमें घट जाता है। ये तो आप जानते हैं, बहुत बेसिक फंडा है ये। ठीक है, ये जानते हैं आप। तो ए पे पावर m, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों का पावर सेम है, अरे सेम है ना, तो ये भाग के रूप में ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा, पावर के ऊपर जा पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं
31 पे पावर यदि 9 में 10 में यदि आपका 9 चला जाएगा ऊपर जाके तो एक एक ठीक ठीक। 2 पे पावर 15 बेस समान है 15 ये ऊपर चले जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 पे पावर 1? तो हाँ लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये भी बेस पर सेम है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 40 पे पावर और 6 में 5 आएगा 1। बस कुछ नहीं करना था, आपको गुना करना था। सिंगल डिजिट देख लीजिए आप, सिंगल डिजिट अलग अलग है सबका, तो सिंगल डिजिट से हो जाएगा। तो 2 1 5 2 4 दूनी 8, यानी अंक संख्या कुछ भी हो सिंगल डिजिट पे आपका 8 आएगा। तो आंसर इज करेक्ट सी। समझ गए? समझ गए? ठीक है। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बस थोड़ा मोड़ा वो आपको कैलकुलेशन और ये दिमाग रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन ए विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह पार करने में 24 सेकंड लगता है। ठीक है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। तो ट्रेन बी एक पुल को 62 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में आपको बताना है क्या। पुल की लंबाई जानने के लिए पहले आपको ट्रेन की लंबाई चाहिए, चाहिए ना? ट्रेन का लंबाई चाहिए, तो ट्रेन का लंबाई कैसे निकलेगा? ट्रेन का लंबाई ए है, मेरे पास एक ट्रेन है जो कि 72 आवर से चल चल रही है, और एक ट्रेन बी है जो कि 63 से चल रहा है। ठीक है, दोनों स्पीड है। यदि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाए, बार बार बता रहे हैं आपको, यदि कोई भी ट्रेन, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसका चाल जो होगा मेरे दोस्त, चाल घट जाएगा। ठीक है, जो भी चाल दिया रहेगा घट जाएगा। यदि कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आए, यदि ए ट्रेन इधर से जा रहा है, बी ट्रेन उधर से आ रहा है, तो इसका चाल जो होगा मेरे दोस्त, चाल इसका जुट जाएगा। ठीक है, ये चाल इसका जुट जाएगा। ये दोनों परिस्थिति में, चाहे ये हो या ये हो, ये दोनों परिस्थिति में ट्रेन की जो लंबाई होगा, ट्रेन का लंबाई, वो हमेशा जुटेगा। वो हमेशा जुटेगा, कोनो कंडीशन, चाहे वो विपरीत दिशा में जा रहा हो या सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में लंबाई जुटेगा। तो मैं क्या ये यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये ए ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका चाल एड होगा। कितना हो गया चाल? इतना हो गया। ठीक है, ये इसका चाल इतना, चाल इतना हो गया इसका। ठीक है, ये चाल हो गया आपका, चाल हो गया। और दोनों जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस जो करती है उसको 24 सेकंड का समय लगता है। ये मेरा किलोमीटर पर आवर है, इसको ध्यान रखना। ये मेरा किलोमीटर पर आवर है, इसको क्रॉस करने में 24 सेकंड लग जाता है, ये समय है। यदि चाल गुना को हम समय में कर देते हैं तो मेरा टोटल दोनों ट्रेन का डिस्टेंस निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो समय कितना है आपके पास? समय 24 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा चाल को, और 24 से ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 450। क्या ये 450 मीटर आ जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई, कुल लंबाई ए और बी, ए और बी की कुल लंबाई? क्या मेरा ये आ जाएगा 450? 45? नहीं नहीं नहीं, 45 दूनी 90, 180, 900 आ जाएगा मीटर, सॉरी माफ कीजिएगा। 900 मीटर क्या में आ सकता है टोटल लंबाई, डिस्टेंस ट्रेन का, टोटल डिस्टेंस 900 मीटर। क्या आएगा कि नहीं? आ जाएगा 900 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि यहाँ से 9 मीटर ए बी ट्रेन, ये जो ट्रेन की लंबाई जो निकला, ये ए बी दोनों का है, ये ध्यान रखिएगा, ये ए बी दोनों का ट्रेन का लंबाई है। लेकिन हमको सिर्फ एक ट्रेन का लंबाई चाहिए। यदि पुल का लंबाई निकालना है तो एक ट्रेन का लंबाई चाहिए, वो भी किसका? बी, क्योंकि बी ही क्रॉस कर रही है। तो बी क्या है? तो ए और बी ट्रेन का जो लंबाई हो जाएगा, तो यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि बी का लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। बी की ट्रेन की लंबाई ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। यदि ए 2 है तो इसका 1.5 गुना कितना होगा? 3 होगा रेशियो में। लेकिन कुल लंबाई मेरे पास कितना है? 900। तो ये रेशियो का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया। 900 एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना? 180। तो एक रेशियो का वैल्यू निकल गया, तो ये दो रेशियो का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 360 हो गया। और ये बी रेशियो का कितना हो गया? 18 तिया 54, 540 हो गया। दोनों को ऐड कीजिएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं बी का यहाँ से बोल सकता हूँ बी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है? तो 540 मीटर है। ठीक है,
ये यहाँ से आपका 540 मीटर बी का ट्रेन का लंबाई निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रेन 540 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को पार करने जा रहा है। ठीक है, तो बी जो है, बी का चाल क्या था आपके पास? बी का चाल आपके पास दिया गया था 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और समय आपके पास दिया गया है, जो पुल को क्रॉस करने वाला समय है कितना, 62 सेकंड। ठीक है, और चाल और गुना समय करेंगे तो फिर वही दूरी निकल के आएगा। और दूरी निकल के किसका आएगा? दोनों का दूरी, डिस्टेंस, दूरी निकल के आएगा, यानी पुल का भी और ट्रेन का भी। तो ये चाल गुना दूरी कर देते हैं, तो 63 को मीटर पर सेकंड में, तो यानी 63 और गुना, इसको फिर से बदलने के लिए 5/18 आपको करना होगा, और समय से गुना कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो टोटल लंबाई मेरे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, ये 2 से 31 बार में चले जाएगा, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? इसको गुना करना, ये मेरा टोटल लंबाई है। किसका किसका? पुल का और ट्रेन बी की लंबाई, दोनों का लंबाई कितना निकला मेरा? इतना। ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल करेंगे तो 1085 मीटर हो जाएगा ना। 1085 मीटर दोनों का कितना निकला? 1085। जब दोनों, एक पुल को, एक बी ट्रेन और एक पुल का, दोनों का लंबाई इतना है, तो बी का लंबाई तो मेरे पास है, यानी बी ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है आपके पास? तो 540 है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 545। तो ये पुल का लंबाई आपके पास कितना निकल के आया? 545। यही आपका 545 करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या लगा इसमें? सबसे पहले आपको ट्रेन का लंबाई ज्ञात करना होगा, लंबाई ज्ञात करके बी का लंबाई निकालना होगा, और बी का यदि ट्रेन का लंबाई निकल गया तो आपको पुल के लंबाई, टोटल जो लंबाई है जो क्रॉस कर रहा है पुल को, उसमें माइनस करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो ये समझ नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो मैंने एक ये बना लिया वृत्त। ठीक है, केंद्रीय कोण, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लीजिए ये सेंटर के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 150 डिग्री के कोण के निर्माण वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कितना होगा? 150 का कोण बना रहा है, तो हम जानते हैं कि यदि इसको हम सीधा कर देते तो ये 180 का निर्माण करता। इसको यदि करते तो ये तो मेरा 180 का निर्माण होता। कहीं ना कहीं ट्रेन ये क्या गई, सॉरी, कहीं ना कहीं ये मेरा ये बोल रहा, यही बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा, यानी 150। ये कोण 150 डिग्री है, 150। ठीक है, तो इसका एरिया पूछा गया। तो हम जानते हैं क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो यदि हम पाई आर स्क्वायर निकालते तो ये मेरा संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाता। क्या आप मानते हैं? यदि हम पाई आर निकालते मेरे पास, तो ये पूरा क्षेत्रफल मेरे पास निकल के आता, लेकिन पूरा हमको क्षेत्रफल नहीं चाहिए। ये पूरा एक वृत्त का कोण कितना होता है? वृत्त 360 डिग्री का, लेकिन हमको चाहिए कितना? मात्र 150 डिग्री चाहिए। मात्र 150 डिग्री का एंगल का चाहिए हमको एरिया, हमको पूरा से लेना देना नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 150/300 भाग ये हो जाएगा 150/360 हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना? तो बस टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया ना निकाल के टोटल एरिया का हमको इतना भाग निकालना हो, इतना भाग निकालना, इतना भाग। ठीक है, टोटल एरिया का इतना। यदि पूछता 300 पूरे कितना है क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का एरिया कितना होगा, तब तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 12 400 144 पाई आपका आंसर हो। लेकिन आपको एक फिक्स कोण पे आपको ज्ञात करना है, ये कोण पे 150 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ कि 150 डिग्री, टोटल 360 में 150 डिग्री को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकता हूँ, ऑप्शन में देख लीजिए पाई है, तो पाई को छेड़छाड़ आपको करना ही नहीं है। त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या 144 है, और गुना ये कितना हो गया? तो 5/12। ठीक है, तो क्या मैं इसको 12 से हटा सकता हूँ? तो 65 आपका आंसर, 65 करेक्ट आंसर सी। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं, चलें अगले क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यदि उस कोण जो 150 डिग्री दिया गया है, यदि 150 डिग्री पे कोई भी डिग्री देता है तो उसको उतना डिग्री दे के
और उसमें नीचे से आपको 360 डिग्री से डिवाइड करके उसमें गुना कर देते, आपका कहानी क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चंस जितना लग रहे हैं आपको, क्वेश्चंस तो है इजली, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है इसमें। क्या कैलकुलेशन लंबा है कि पहले क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार आवरण का आयतन आपको ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में क्या होगा। तो अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोलाकार, अरे भाई गोला का आयतन 4/r क्यू हो जाता है, तो अर्धगोलाकार कहीं ना कहीं 2 डिवाइड होगा ना इसमें, तो 2 डिवाइड होगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ठीक। 2/3 पाई को छेड़छाड़ नहीं करना, पाई है, आर क्यू कितना है? 33.6 का होल क्यू। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, 2/3 गुना पाई। और इसको आपको क्रियाक्रम करना होगा, तो इसको मैं क्या करूँ, यदि हम इकाई डिजिट लेते हैं तो इकाई डिजिट पे 6 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 3 से 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको यदि 336 और गुना 10, 3 बार तो लिख रहा है, 3 बार इसको लिख सकते हैं, 336/10। ठीक है, अब गुना 2/3 और गुना पाई। तो ये 3 से आपको हटाना है, 3 3 2, 2 से इसको ले जाना है 5, और 2 से ये 5 चले जाएगा, 2 से ये 2 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ये 8 चले आएगा, फिर 2 से 5 ये चला आएगा, इसका वर्ग करके गुना करके, और इसको लास्ट डिजिट आपको चेक करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा एक तरह। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसको ऐसे जगह करना है, क्या कि देखिए 168 का तो स्क्वायर करने में थोड़ा समय तो जाएगा आपका। ठीक है, सिंगल डिजिट तो आप यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद आ रहा है सिंगल डिजिट, माइनस करने में तो मुश्किल हो जाएगा, तो आपको इसको डायरेक्ट क्यू करके कम से कम 2 अंक आपको निकालना पड़ेगा, और इससे डिवाइड करना। ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो यदि कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल के लिए उसमें मार्क दे के उसको स्किप कर देना, फिर लास्ट में समय बचे तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक है, या 336 का आप इस पर बहुत सारे इसमें नियम लगेंगे, यदि 336 का हमको क्यूब चाहिए, 3.6 का क्यूब चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम 336 पहले लिखते हैं, तो बाद में 1000 से इसको भाग देंगे क्यू का, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के तौर पे निकाल सकते हैं, यानी हम 300 यदि ए मान लिए और 36 बी का वैल्यू मान लिए, तो यहाँ से भी करके निकाल सकते हैं, ए माइनस बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा सुविधा लगे आपको वैसा आप कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 216 एक्स क्यू, ये दिया गया है आपको, इसके समतुल्य होगा, यानी कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो आपका वैल्यू दिया गया, तो एक्स वाई के वैल्यू पे हम क्या मान रखे कि इसको संतुलन करने पे जो इसका उत्तर आएगा, इसमें भी वो वैल्यू पुट करने के बाद उत्तर मेरा सेम आना चाहिए, बस यही लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो मैं अपने मन से कुछ एक्स और वाई का मान मान लेता हूँ, और एक्स वाई का मान मानते समय एक का मान 0 मान लेता हूँ, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, तो एक सपोज डेट के लिए हम एक्स का वैल्यू 1 मान लिया और वाई का वैल्यू 0 मान लिया। ठीक, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं यहाँ पे, फिर वही बात, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, और वो कुछ भी वैल्यू जो एक्स का मान के चलिए, यहाँ हम एक्स का वैल्यू 1 माने हैं, तो जो उत्तर में चेक करना है, तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0 रखे, यदि आपने एक्स का वैल्यू यहाँ 4 माना है, तो यहाँ उत्तर में भी 4 रखना होगा। ठीक है, तो यदि x का वैल्यू 1 रख दें, y 0 रख दें, तो ये तो y तो नहीं होगा, y से पूरा शून्य हो जाएगा, यदि 1 0 है तो शून्य हो जाएगा, ये भी पूरा शून्य हो जाएगा, ये भी पूरा शून्य हो जाएगा। यदि इसका मान 1 रखते हैं तो 1 क्यों, तो यानी हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 216 निकल के आएगा, और उत्तर में x का वैल्यू 1 रखने पर जो 216 उत्तर निकल के आएगा वही मेरा उत्तर होगा। तो क्या यदि हम x का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 5 का क्यूब 125, ये तो नहीं हो सकता है, ये गया। ठीक है, तो क्या बी हो सकता है, बी में वैल्यू पुट कीजिएगा, तो बी का यदि मान हम एक्स का मान 1 रखते हैं, तो ये मेरा 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, 216 तो कहीं दूर तक ठार नहीं है इसका। सी का वैल्यू पुट कराऊँ तो इसका मान 1 रखूँ तो 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 का क्यूब करे
तो 36 × 2 = 216 ये ऑप्शन होगा। हो सकता है चौथा में भी रख के, यदि इसमें एक का रखूँ तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। उत्तर एक ही आपका करेक्ट आंसर। क्या समझे? तो आपको वैल्यू पुट मेथड जो है वो अपनाना पड़ेगा। इस तरह सवाल में बहुत जल्दी सॉल्व करने। ठीक है, आप इसको ऐसे भी गुणनखंड तौर पे इसको तोड़ के भी लिख सकते थे, बना सकते थे, लेकिन उतना करने है नहीं। 1 मिनट आपके पास समय दिया जाता है, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी तरह सॉल्व करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, और बाकी बाद ये उत्तर है, आपको सॉल्व करना है। इसका उत्तर पूर्णांक में क्या आएगा? ठीक है, तो क्या मैं देख सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अलग, मतलब अंतर है, ऑप्शंस में अंतर है। तो मैं अप्रॉक्स भी मानूँ तो ये मेरा उत्तर आ जाना चाहिए। जैसे 88 दो ही कम है, मैं इसको 90 मान लेता हूँ। 90/9 गुना ये 104 हो गया आपका। ठीक है, अब प्लस 37, यानी कि 9 से ये 10 बार में चले जाएगा, तो 104 40 37 आ गया। तो यानी 7 7 1077 के आसपास, 1077 के आसपास आपका उत्तर आएगा। थोड़ा नीचे ही आएगा 1077 से। तो इसमें देखिए 1077 कहाँ, 1077 के आसपास आ रहा है इसमें, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 1077 तक दूर दूर तक नहीं है। इसको कटाएंगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आप अप्रोक्स में भी गुना कर सकते थे, इसीलिए मैंने ये इसको नहीं किया डायरेक्ट। डायरेक्ट यदि हम इसको ऐसे करते, गुना 104 करते और फिर 37 करते हम, तो इसको आपको पहले गुना करना होता। ये इसको, ये जा रहा है देखिए, तो नहीं जा रहा है, इसको गुना करना होता, फिर इसमें ऐड करके। तो इसमें ना मानते हुए मैं डायरेक्ट अप्रॉक्स में इसको 2 बढ़ा के लिख लिया। 2 बढ़ा के लिखने का मतलब है उत्तर कहीं ना कहीं थोड़ा इससे नीचे आएगा, थोड़ा नीचे, यही है उत्तर। ठीक है, बस यही सीखना है आपको क्लासेस में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन अपनी वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि ये 26% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह सवाल में हम आपको बोले थे कि यदि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बढ़ा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य को आपको, जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो पता नहीं है, आप 100 मान लीजिए कि 100 वैल्यू जो होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। या क्रय मूल्य 1000 होगा तो एक का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, ये मान लिए 100 इसका क्रय मूल्य है। ये 50% अधिक अंकित करता है, तो अंकित अधिक जो अंकित करता है ये हमेशा क्रय मूल्य से अंकित होकर जाता है। 50% करता है तो ये मेरा अंकित मूल्य का निर्माण करता है। ठीक है, ये आप मान गए, ये मेरा अंकित मूल्य का निर्माण करता है। और यदि अंकित मूल्य दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, लुभाने के लिए कस्टमर को। और यदि इसमें छूट कितना दे दिया गया, यानी 26% छूट दिया गया, यानी जो भी इसका विक्रय मूल्य होगा, बोल सकते हैं जो भी इसका विक्रय मूल्य होगा वो 100 150 का 74% होगा। होगा ना? जब 26% हम छूटे दे दिए तो कितना, 26%, अब 100% में 100% तो हम मूलधन को माने थे, इसमें 26% हम छूट दिए, तो कहीं ना कहीं 74% का वैल्यू तो मेरा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो या 74% 150 का कितना हो जाएगा, तो 0.53, यानी आपका 111 हो जाएगा विक्रय मूल्य। हो जाएगा ना? विक्रय मूल्य मेरा निकल के आया 111। ये कब 111 निकल के आया, जब मैंने मूलधन को 100 माना था, लेकिन मूलधन कुछ और है। विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 111, लेकिन सांख्यिक रूप से ये रुपया में कितना हुआ है, 86,580। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा? आ जाएगा ना? अब यहाँ से जो आपको पूछे वो आप निकाल सकते हैं। चाहे आपको अंकित मूल्य पूछ दे तो इसका 150 का वैल्यू निकाल देना हो। यदि आपको क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य का वैल्यू से निकाल देना। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य को क्या माने 100, तो बस 100 का वैल्यू निकालना।
आपको कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू इतने के बराबर है तो ये जाएगा इसके नीचे और ये आएगा ऊपर, बस यही आपको करना था। तो इसको कितना, यदि 8 बार में देखें तो 8 8 8 ज़्यादा हो रहा है, 7 बार में तो 7 बार में इसको लपटा देते हैं। ठीक है, 7 बार में ये चला गया। अब कितने बार में जाएगा, तो यदि 7 7 7 चला गया तो 8 हो जाएगा, 8 यानी 8 बार। ठीक है, यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होगा। तो आपका क्या निकल के आया उत्तर, यानी करे मूल क्या निकल के आया, तो 7830 यानी 78,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 78,000 आपका यहाँ लिख देते हैं, 78,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यदि इसको और बनाने चाहे दूसरा विधि से, तो दूसरा विधि से भी ये बन सकता है। बहुत सारे विधि मैथ्स में है बनाने के लिए। जैसे मान के चलिए 26% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य मेरा ये हो, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 74% जो होगा ये इसका वैल्यू होगा, 86,580 का वैल्यू होगा। यहाँ से आप 100% निकाल लिए तो इसके 100% के संदर्भ में ये मेरा MP आ जाएगा। तो बस ये मेरा MP निकल जाएगा, यहाँ से 1% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा तो ये 150% के बराबर, 100% निकालना है। बस इस तरह करना था। ये वैल्यू कुछ ज़्यादा शॉर्टली है, तो आप लोग इस मेथड को ना करके इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये एक नंबर बेस्ट मेथड, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आपको एग्जाम्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% मकान के किराए पे खर्च करता है। यदि वो प्रत्येक महीने 407 रुपया परिवहन पे और इतना रुपया किराए पे, मतलब किराए पे सामान पे खर्च करता है और शेष इतना रुपया बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है वो आपको बताना। तो क्या मैं जान सकता हूँ ये टोटल खर्चा कितना कर रहा है। यदि टोटल जितना खर्चा कर रहा हो, टोटल खर्च में यदि मान के चलिए ये टोटल खर्च कर रहा है, तो टोटल खर्च में यदि जो पैसा बचा है इसका वो बचत हम जोड़ दे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका आय निकल आएगा। क्या निकल आएगा कि नहीं, ये आय निकल के आएगा इसका। यानी हम जो जितना मेरा मंथली हम कमाए थे महीना में, जितना हम खर्च किए और उसमें से जो बचत किए, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आय के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो आय को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, अपने मासिक वेतन का 12% मकान पे, तो मासिक वेतन इसका तो एक्स ही माने थे, इसका 12% जो है, ये 12% ये खर्च कर रहा है किस पे, मकान पे। और कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, तो 407 परिवहन पे खर्च कर रहा है, 8657 ये सामान पे खर्च कर रहा है, और शेष जो बचा 924 वो बचत है। तो खर्चा में यदि हम बचत को जोड़ दें तो हम बोल सकते हैं मेरा आय निकल के आ जाएगा, ये मेरा एक्स। ठीक है, आय निकल के आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से आप कर दीजिए। ये कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 3x ये हो जाएगा, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 3x/25 बराबर। ये सबको आपको ऐड करना है। ऐड करके क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 18, एक बचा हाथ में, 3 5 3 8, यहाँ 8 हो गया, फिर 9 6 15, 15 4 19, हाथ में एक आ गया आपका, हाथ में एक हो गया, 8 1 9। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 9984 हो, 8 8 होगा ना जी, 9988 होगा। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 25x में 3x जाएगा, 22x/25, ये वैल्यू मेरा इसका निकल के आ गया। ठीक है, बस यहाँ से आप इसको कर लीजिए। कितना नंबर में जाएगा, इसको पहले साधारण के तौर पे इसको इतना कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको 2 से आप उड़ा दीजिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। बस इसको 25 से गुना कर देना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 454/25, 25/, सबसे पहले यहाँ निकल के इसको ये नहीं कि निकाल लिए जब धड़बड़ बात, क्योंकि वहाँ समय नहीं रहता है। ठीक ना, वहाँ समय नहीं रहता। हम भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं रेलवे का, बहुत बार क्वालिफाई भी किए हैं, तो वहाँ समय नहीं रहता है। तो वहाँ पे करने के लिए आपको जल्दीबाजी में आप गुना करना, तो लेकिन गुना नहीं करना, पहले यहाँ तक आप पहुँच गए तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन में ध्यान दे देना कि सिंगल डिजिट से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जितना भी ऑप्शन से दिए गए हैं आंसर का, ये मेन जो एग्जाम्स में पूछे गए थे वो वही उठा के दिए हैं।
ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, इस सिंगल डिजिट पे क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि गुना करेंगे, कुछ भी उत्तर होगा हमको नहीं पता, लेकिन सिंगल डिजिट पे 0 होगा। ठीक है, सिंगल डिजिट पे 0 होगा, 0 एक ही डिजिट में, ये रहा आपका उत्तर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बैंक इतना चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति वर्ष अर्धवार्षिक आधार पर गणना करता है। एक ग्राहक प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष और 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतना जमा करता है, तो वर्ष के अंत में पूरे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि क्या हो, ये आपको बताना। मेरा इंटरेस्ट दिया गया था 7.1%, ये मेरा इंटरेस्ट था, और ये मेरा इंटरेस्ट अर्धवार्षिक। अब पहले ये लगाया 1 साल के लिए, पहले 1 साल के लिए लगाया, फिर दूसरा जो है, फिर इतना ही इंटरेस्ट ये 6 महीना के लिए लगाया, ताकि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीना, और उधर प्रत्येक वर्ष में 1 वर्ष लगा रहा है, तो ये महीना। तो ये पूछ रहा है कि इसका ब्याज जो निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका ब्याज जो निकलेगा, दोनों को ऐड करके बताना है ब्याज कितना होगा। बस यही सवाल किए गए। यदि अर्धवार्षिक रूप से कोई भी गणना करे तो समय को 2 से भाग देना होता है साल में पूरा होने के लिए, क्या कि अर्धवार्षिक मतलब 6 6 महीना में ले रहा है, उसको साल में करने के लिए तो 2 ईयर्स हो जाएगा, और रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 6 महीना में लग रहा है, तो 3.9, बस 3.9 2 ईयर्स के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, और ये जो हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये यानी कि 3.9 1 ईयर्स के लिए। ये तो 1 ईयर्स के लिए बहुत ही सिंपल है, ये इसको निकाल कर दोनों को ऐड कर देना, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सी आई निकालने के लिए बता दिए हैं, आप ए बी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बाय 100, इस फार्मूला करके उत्तर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर वो संख्याएं 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य हो जाएगी। 9 घटाने पर संख्या 13, 20 और 10 से विभाज्य हो जाएगी। ये क्वेश्चंस को आप एलसीएम लेके उसमें 9 जोड़ भी सकते हैं, तो उस तरह भी बन जाएगा और 23 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, या ये क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली जो है 1 मिनट के अंदर आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे ऑप्शन से सॉल्व करना है, तो वो छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर वो संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो ये जो टोटल जो संख्या दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या में यदि हम 9 माइनस कर दें तो ये संख्या वो जो ऊपर में दिया गया वो सबसे विभाजित हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं। यदि 9 घटाने पर संख्या विभाजित हो रहा है तो वो विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो हम पहले 9 घटाते हैं, यदि 9 घटा के विभाजित हो जाए मेरा वो उत्तर होगा। यदि हम 9 घटाते हैं तो इकाई अंक पे 6 होगा, तो इकाई अंक पे 6 10 से विभाजित कभी होगा, कभी भी नहीं होगा, यानी ये उत्तर आपका नहीं होगा। 10 हो गया, यदि 10 में हम 9 घटा दिए, लास्ट इकाई डिजिट 1 होगा, क्या ये मेरा संख्या विभाजित 10 से या 20 से इकाई डिजिट 0 से होगा, कभी नहीं होगा। स्मार्ट अप्रोच अपनाना है दोस्त। ठीक है, यदि हम इसमें 9 घटा दिए तो क्या आ जाएगा, 59, 80। ठीक है, ये विभाजित हो सकता है, 1 मिनट के लिए इसको मान लिया ये हो सकता है। आगे की ओर चले, यदि इसमें 9 कर दे तो क्या 6 इकाई डिजिट पे 6, क्या ये 10 से विभाजित होगा इकाई जगह पे, कभी नहीं होगा। तो यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो एक ही आपके पास बच रहा है, 5989, यही आपका उत्तर होगा। क्या होगा कि नहीं, बोलते नहीं हो, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया स्मार्ट अप्रोच कि हम तुरंत 2 मिनट में जिसको मैरिट क्लियर करना है वो तो स्मार्ट अप्रोच ही अपनाएंगे। यदि इसको विस्तृत करें तो कैसे करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब जो संख्याएं हैं आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा। आप मानते हैं कि एलसीएम वो संख्याएं होता है कि जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या, जो संख्या दिया गया है ये सब संख्या पूरी विभाजित कर दे। लेकिन यहाँ पूरी विभाजित नहीं करवा, 9 घटाने पर विभाजित होना चाहिए, कहीं ना कहीं 9 इसमें हम जोड़ देंगे, एलसीएम लेके 9 जोड़ देना। तो 13, 20 और 10 और 23 का एलसीएम आपको लेना है। तो एलसीएम आप इसमें ऐसे करके एलसीएम ना निकाल के इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 13 इसको 2 लिख सकते हैं, 10
20 इसको लिख सकते हैं, इसको 2 से 5 लिख सकते हैं, इसको 23 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। तो इसको आप 2 पे पावर इसको कर दीजिए यहाँ, 2 पे पावर 3, 13 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2, 23। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम यदि होगा तो 2 पे पावर 2 और 1 5 उधर चले जाएगा और 13 और 23 यही आपका होगा। इसको गुणनफल कीजिएगा तो आपका 5980 आएगा, इसमें आपको 9 कर देना है तो 5989 आ जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन सबसे पहले तौर पे ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। यदि ये हो जाता है तो अगले क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समय देने के लिए समय मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए 18 दिन में, बी 22 दिन में एक कार्य पूरा करता है यदि पहले ए बी से शुरू करके एकांतर दिनों मतलब अल्टरनेट, यानी एक दिन छोड़ा के एक दिन, एक दिन छोड़ा के एक दिन, ठीक है, अल्टरनेट यदि बी शुरू करे वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, बी 22 दिन में कर रहा है, बी 22 दिन में कर रहा है। ये बात मान गए आप, कर रहा है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क कितना है मेरे पास जिसको करना होता है हमको, तो टोटल वर्क वही होता है जो दी गई संख्या का एलसीएम, यानी जो पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वही मेरा टोटल वर्क होगा। तो क्या मैं इसका एलसीएम देख सकता हूँ, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा इसका, 1988 आ जाएगा, ठीक है, 1988 आ जाएगा, ठीक है। तब हम बात करें ए जो है एक दिन में कितने इकाई काम कर रहा है, ए एक दिन में कितने इकाई, तो आप बोलिएगा ये एक दिन में इतना इकाई काम कर रहा है। टोटल मेरे पास काम है इतना, लेकिन एक दिन में ये इतना काम कर रहा है। तो बी कितना कर रहा है, तो 9 इकाई कर रहा है, ठीक है, 9 इकाई कर रहा है, ठीक है। ये मेरा इफिशियंसी निकल के आया, एक दिन में 9 कर रहा है तब तो इसको ज़्यादा समय लग रहा है, एक दिन में ज़्यादा कर रहा है तभी तो इसको कम समय लग रहा है, ठीक है, यहाँ से मान गए। दोनों कार्य शुरू करते हैं तो यानी दोनों एक दिन में कार्य कितना करेंगे, 20 कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करना, आपके पास टोटल काम दिया गया है कितना, 198 दिया गया है, ठीक है, ये बात मान गए। तो मैक्सिमम दिन कितना दिन काम मिलके ये कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यदि 10 दिन करते दोनों मिलके तो 200 काम हो जाता, 2 काम ज़्यादा, यानी नहीं कितना, 9 दिन हम दोनों से पहले करवाते हैं, तो 9 से करवाए कितना आ गया, 180 काम हो गया आपका पास टोटल। टोटल काम कितना बचा, इतना काम आपका शेष रहा है। 9 दिन किया, 9 दिन किया, ये सिंगल एक किया नहीं, 2 किया, ए बी दोनों किया, यानी हम बोल सकते हैं ये टोटल जो होगा 18 डे का होगा। ये बात मान गए आप, ठीक है। काम आपके पास शेष कितना बचा है, 18 था, 198 लेकिन शेष 18 बचा है। अब चलते हैं आगे, अब कौन पूरा करेगा, जो पहले करेगा वो पहले करेगा, इसके बाद पिछला का आएगा। तो पहले कौन शुरू कर रहा है, बी। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 इकाई काम कर रहा है। तो यदि बी एक दिन में 9 इकाई काम कर रहा है तो शेष काम मेरे पास 9 बच गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिन बी कर लेगा, टोटल अब 19 दिन काम हो गया आपके पास, ठीक है। अब अगले कौन आएगा, अब अगले ए आएगा, जब बी काम पूरा हो गया तो ए आएगा। ए कितना कर रहा है, ये तो 11 कर रहा है, मात्र 9 ही है, 11 कर रहा है, तो यानी 19 दिन इधर लग जाएगा और 9 जो है ये 11 बार में जाएगा, 9/11 ये आपका उत्तर आ जाएगा। इतना दिन में दोनों काम मिलकर खत्म कर दें, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपको ये उत्तर हो गया, कहाँ है उत्तर, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि बटा में 9 है, इसको ऐसे भी छांट सकते हैं, ठीक है। 207 और 18 में जोड़िए तो 11 9 99 9 9 18, यानी इकाई डिजिट पे 8 आएगा, ये आपका उत्तर है। समझ गए, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितने अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि बहुलक, बहुलक जो है, बहुलक यदि हम माध्य को माइनस कर देंगे तो क्या मेरे पास 12.6 आ जाएगा। जब इससे एक अधिक है तो दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 12.6 है, तो एक फार्मूला बार बार हम आपको बोले थे, हर एक क्लास में बोले थे, एक फार्मूला आपको याद रखना है, माध्य माध्यिका बहुलक का 3 फार्मूला है, कम से कम एक फार्मूला याद रखना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो वो क्या फार्मूला था, तो वो फार्मूला था बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और यदि एक बहुलक का और फार्मूला होता है माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, और एक माध्यिका हो जाता है बहुलक प्लस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। तो हम ना कुछ करते हुए ये फार्मूला को डायरेक्ट उठा के हम वहाँ ले चलते हैं, चलिए आ जाइए।
यहाँ आ गए, ठीक है। तो बहुलक क्या है मेरे पास, बहुलक बराबर फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 माध्य का था, एम डी लिख देते हैं, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य था तो 2m लिख देते हैं, ठीक है। इतना था। तो ये बहुलक और माध्य का अनुपात ये था। यदि हम इसमें एक बहुलक को हम जोड़ दें तो क्या मेरा ये दोनों मिल के आ जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। अरे आ जाएगा ना, नहीं समझे। यदि हम यहाँ से कर लें तो क्या मेरा यहाँ से बहुलक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो माध्य ये मिड एंड माध्य तो ये तो आ ही जाएगा ना, ये हो जाएगा ना मेरे पास, आएगा कि नहीं, आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया गया है आपके पास, 12.6। तो क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा ना, क्या ये 4.2 हो जाएगा, मिड एवं मिड का ये माइनस हो जाएगा, 4.2 होगा कि नहीं, 4.2 होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, यही बहुलक बराबर, यही फार्मूला को फिर से आपको रिपीट करना है। तो बहुलक बराबर 3md माइनस 2m, इसको हम माइनस 1md कर देते हैं, 1m बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको, यदि 2 इसमें चले जाएंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, md माइनस 2m, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना 4.2 आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मेरा बहुलक आ जाएगा ना। तो क्या मेरे पास बहुलक हो गया, तो 2 माध्य माइनस माध्य का माइनस माध्य कितना निकला था 4.2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 8.4, यानी इससे 8.4 अधिक होगा, ठीक है। सिर्फ आप वो फार्मूला यूज करके बना सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो हम और भी बना चुके हैं प्रीवियस क्लास में, वो आप देख सकते हैं, या तो वो 3 फार्मूला में एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सबको ध्यान में रखना है कहीं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पी ओ आर एक वृत्त का व्यास है, तो पी ओ आर एक वृत्त का व्यास है, तो बना लेते हैं। तो पी ओ आर वृत्त का व्यास होगा तो ओ कहीं ना कहीं सेंटर पे होगा, ये पी होगा, ये आर होगा, ठीक है, ठीक। पी क्यू और आर क्यू इसकी दो जीवाएं हैं, पी क्यू और आर क्यू जीवाएं क्या होता है, यही तो होगा जीवाएं, पी क्यू और आर क्यू दो जीवाएं हैं, जीवा तो यही हो जाएगा, कि दो वृत्त को दो परिधि पे क्रॉस करे, यही हो जाएगा, दो दो परिधि को जोड़े, ये आपका बीच वाला भाग सेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि चाप पी क्यू की लंबाई चाप आर क्यू की लंबाई की आधी है, चाप पी क्यू की लंबाई जो है चाप आर क्यू की लंबाई की आधी है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 है तो ये 1 है, एक मैं यहाँ अभिलंब ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या ये मेरा ये आ गया, ये 2 है तो ये 1 है ना, ठीक है। तो पी ओ क्यू का माप क्या होगा, पी ओ क्यू ये आपसे पूछा गया, इसका माप क्या होगा। तो हम जानते हैं कोई भी जैसे चाप त्रिज्या दिया गया हो तो इसका जो ये जो भुजाएं का जो अनुपात होगा, ये जो भुजाएं का अनुपात जो होगा ये कोण के अनुपात के बराबर होगा, ये कोण के अनुपात के बराबर होगा। तो ये कोण कितना है 180 डिग्री, अरे ये कोण 180 डिग्री है ना, ये कोण 180 डिग्री है ना, तो ये आधा होगा, ये दुगुना होगा। तो क्या मैं इसको यहाँ 60 या 120 लिख सकता हूँ कि ये कोण इसका बराबर, क्योंकि इसका रेशियो लीजिएगा और इसका रेशियो बराबर आना चाहिए। तो क्या 60 रेशियो ए का बराबर 120/1 बराबर आ रहा है, तो हाँ 1 बराबर 1 आ रहा है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो आपका उत्तर 40 डिग्री, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बनाना था, बाकी बात सॉल्व हो जाता है। ये याद रखना कि कोण के सामने वाले जो भुजाएं का जो अनुपात होगा वो कोण के अनुपात का समानुपाती होगा, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिया 1240 में 45 किलो सेब और आम खरीदती है, 45 किलो, अब पता नहीं सेब कितना है आम कितना है, ठीक। सेब और आम का मूल्य क्रमशः 25 किलोग्राम और 30 किलो की गिरा था, तो वो आमों पर अलग से कितनी धनराशि व्यय करती है, टोटल आम पे कितना धनराशि खर्चा करता है।
ये आपको बताना। तो धनराशि, धनराशि तो इतना तो कम नहीं हो सकता। एक सेकंड, तो इसको धनराशि ना करके, एक सेकंड कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड मैं कर लेता हूँ। 1240 में 45 किलो सेब और आम थे, ठीक है। इसमें से इसको ये किया गया, सेब और आम का वैसा 25 किलो और 30 किलो था, ठीक, 25 और 30 किलो है। तो वो आमों का अलग से कितनी धनराशि व्यय करेगा, कितनी धनराशि व्यय करेगा, कहीं ना कहीं ये धनराशि दिया गया है, ये आमों की संख्या आपका ऑप्शन में दिया गया है। दिया गया है ना, आमों का संख्या। एक सेकंड, तो आप एक काम कीजिए, ये नहीं लिखना आपको, इसको हटा दीजिए, व्यय कर लीजिए आप। ए का जो है आपका यहाँ 690 आप लिख लीजिए, बी का जो लिख लीजिए 676 लिख लीजिएगा, सी का तो कुछ लिख लीजिए, चौथा का भी कुछ लिख लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए, इसको साथ से लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन रहा, ये ऑप्शन नहीं था आपका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नहीं था। तो 1240 45 किलो सेब आम था, और आम का मूल्य और ये इसका मूल्य दिया गया था, तो अलग से कितनी धनराशि व्यय करेगा आम पर। इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी ये भी कर सकते थे कि मान लिए सेब का एक्स, और तो ये 45 माइनस एक्स, तो इसका गुना 25 करके, इसका गुना 30 करके बराबर 1240 कर दीजिए, उत्तर तो ये भी आ जाएगा, ये भी जल्दी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन लाने का एक ही उद्देश्य था कि इसको ऑप्शन से बनाया जाए। ऑप्शन से कैसे बनेगा, आपको ऑप्शन से बनाना है। तो ऑप्शन से बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या पड़ेगा, वो आमों पर अलग से कितनी धनराशि व्यय करता है, मतलब कि जो भी धनराशि ऑप्शन में आपका दिया गया है, जो भी धनराशि दिया गया है, वो कहीं ना कहीं आम का होगा। तो मान लेते हैं कि आम की धनराशि आपके पास 690 रुपया दिया गया, ठीक है। आम का धनराशि इतना रुपया आपके पास दिया गया है। तो आम कैसे किलो ये बेच रहा था, आम ये जो बेच रहा था वो 30 रुपया किलो बेच रहा था। यदि 30 रुपया किलो आम बेच रहे थे, इतना दाम हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या किलो आम हम बेचे, यानी 23 किलो आप आम बेचे। ये बात मानते हैं आप, 23 किलो आम बेचे। जब 23 किलो आम बेच दिए, तो सेब कितना बेचे होंगे 45 में, तो ये कहीं ना कहीं 22 किलो बचे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बनाने से फायदा, अब पूर्व हमको क्या करना, पूर्व हमको ये करना कि अब 1200 रुपया मेरा टोटल योग आ रहा है। यदि 1200 रुपया आ रहा है तो ऑप्शन सही चुने थे, 1200 रुपया नहीं आया था तो कहीं ना कहीं धोखा खाई थी, ठीक है। ये आपको मानना है। तो इसमें 23 के रुपया से दर दे रहा है, तो इसका तो 690 रुपया हम तो पता कर लिए कि इतना रुपया इसका निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसका जो है कितना किलो ये देगा, इसका जो रुपया निकल का है, दोनों का योग आपका 1240 बराबर हो जाना चाहिए, यही आपका प्रूव्ड होगा, ठीक है। यही आपका प्रूव्ड होगा। तो 22 रुपया सॉरी, ये किलो था, 22 किलो था। अब सेब को कैसे बेच रहा है, ये 25 रुपया, 30 किलो तो आम बेच रहा था, ये बेच रहा था, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 50 जीरो 50 5 55। क्या ये ऐड करने के बाद आपका 1240 आ रहा है, तो जी हाँ आ रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, ये हमने लिखे कैलकुलेशन के लिए, बाकी बात इतना भी करना नहीं होता है। ऑप्शन जो है, ऑप्शन देखिए, हर एक क्वेश्चन में आप ऑप्शन डाल के बना सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपका टाइम बचा ले। बाकी बात, ऑप्शन एक ऐसा चूज है कि यदि आप 30 मैथ कहीं एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, उसमें से 25 आपका क्वेश्चन बना लिए गए, तो 5 क्वेश्चन जो छूटने का संभावना है, वो कहीं ना कहीं वो जो थॉट सिंगल यूज बोल रहे थे, इकाई डिजिट से खेल होगा, अप्रोक्सली होगा, ऑप्शन से होगा, ये 5 क्वेश्चन ये मैरिज आपका पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन हर एक विधि को बनाने आना चाहिए। बाकी बात, क्वेश्चन एक विधि को बनाए कोई दिक्कत, लेकिन हर एक विधि को बनाने क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। एक्स वाई और जेड है, ठीक है। एक्स टाइपिंग बहुत गड़बड़ कर देता है दोस्त। ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। वेतन दिया गया है, इतना है। यदि उनके वेतन में इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या हो, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। ये 10 के अनुपात में, ये 20 के अनुपात में, ये 20 के अनुपात में। अब एक चीज सोचिएगा कि यदि हम आप जाएंगे भाई 10 का 82% निकालें, कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इससे क्या है, तो इससे ये है कि यदि ये एक संख्या में हम यहाँ जीरो, इसको 100 मान ले, तो इसको 200 मान ले, इसको तो क्या गलती की है मैंने, तो कटा के तो वही संख्या आने वाला है, 1
दो रेशियो में, या तो 10 20 20, या तो 100 200 200, या तो 1000 2000 2000, यही तो रेशियो होने वाला है। तो हमने साधारण भाषा में लिखने का मतलब ये है कि इसमें जो प्लस करे उसके वेतन में जो वृद्धि या कमी हुआ है, इसको घटाने और जोड़ने में आसान ना हो, समय की बचत, इसलिए हमने इसको दो डिजिट तीन तीन अंकों में बदल दिया। ठीक है, हम चाहते तो 1000 भी लिख सकते थे, 2000 3000, सॉरी 2000 और 2000, लेकिन उतना किए नहीं क्योंकि टाइम भी बचाना होता है। यदि पहले वेतन में ये 82% का वृद्धि कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि 100 में 82% यदि ये वृद्धि करेगा तो कहीं ना कहीं 182 हो जाएगा। ठीक है, 50% ये वृद्धि कर रहा है, तो 200 में 50% वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 200 का 50% मतलब आधा, आधा वृद्धि करेगा 200 से 300। और तीसरा में 19% की वृद्धि कर रहा है, 200 में 19% की आप वृद्धि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 38 तो वृद्धि कर रहे हैं आप, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 238 हो गया, बस इसका रेशियो आपसे पूछना था। पूछना, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 91 सबसे मिनिमम में, और 2 से 150, और 2 2 2, बस ये आपका उत्तर रहा। क्या था इसमें, ये आपका उत्तर रहा। और यदि आप 10 20 पे खेला करते, 10 20 20 पे, तो अभी कैलकुलेशन में दशमलव उड़ाइए, फिर इसको 10 सबको 10 तोड़िए इसका बट्टे में, फिर उसको निकालिए रेशियो में, इतना मेथड अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई। तो ये आपका बेस्ट अप्रोच होगा, इसको आप कीजिएगा इसे। कोई भी संख्या यदि इस तरह बोला जाए और यदि वो दशमलव से, तो कोई भी ऐसा संख्या आप उससे गुना कर दीजिए, सबसे गुना करना, यदि एक से आप यहाँ, यदि हम यहाँ 10 से 1 से गुना करिए तो सब में 10 से गुना करना होगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या ये है तो ए का धनात्मक मान क्या होगा, या तो इसका ए का धनात्मक मान पूछ रहा है, क्या होगा, ये तो आप इसको बोल सकते हैं कि मध्यमानुपाती क्या होगा। ये हम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आराम से इसको डिटेल से बना दें, प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, द्वितीयानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम पूरी तरीका से याद करने के लिए। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 14 रेशियो ए, यानी 14 बेटे ए भी लिख सकते हैं। आपका बीच में समानुपाती आएगा, समानुपाती आएगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बेटे 56, ये दोनों बराबर है, समानुपाती मतलब बराबर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 14 गुना 56, अरे लिख सकता हूँ ना कॉर्नर गुना करने के बाद। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 14/56। अब इसको गुना करके आप नहीं निकालने लगिएगा भाई, इसको गुना नहीं कीजिएगा, इसको पहले तोड़िए फैक्टर को, तो 2 सत्ते 14 ये हो जाएगा। इसको भी यदि तोड़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं 8 आ जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ए का वैल्यू जब इस तरह रूट के अंदर हो तो दो में एक चीज चुना जाता है। ठीक है, दो सात है तो एक साथ हम लेंगे, एक साथ लेंगे, सही बात है। 8 दूनी 16, 16 है, यानी 16 को 4 चौके 16, इनको एक लेंगे यानी 4 ले लेता हूँ, 4 चौके 16। ठीक है, ए बराबर क्या निकल के आ गया आपके पास, 28, बस यही आंसर हो जाता है आपका। ए का धनात्मक मान क्या हुआ, 28 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है, तो दी गई संख्या में जो अधिकतम बार रिपीट करने पे आप उसको प्राप्त कर लें तो वही मेरा आपका बहुलक होगा। जैसे मान के चलिए इसमें कोई संख्या हो जो अधिकतर बार इसमें आए, अधिकतर बार इसमें आए, वही आपका बहुलक आ जाएगा, बहुलक मल्टीपल में जो आए। जैसे इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक यहाँ से संख्याओं को ना देख के इस तरह क्वेश्चंस जब आए तो डायरेक्ट आप ऑप्शंस पे आइए, जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आप ऑप्शंस पे निकाल के देखिए। सबसे पहले देखिए 48 कितना बार आ रहा है भाई, तो 48 कितना बार आ रहा है, एक, और कहाँ आ रहा है, दो, और कहाँ जा रहा है, बस 2 बार 48 आ रहा है। ठीक है, ये बात मान लीजिए। 41 कितने बार आ रहा है, एक 41, दो 41, तीन 41, तो 41 3 आ रहा है, यानी कि 41 3 है, तो ये तो ऑप्शन तो अब नहीं हो सकते। ठीक है, 55 कितना बार आ रहे हैं, तो 55 कितना बार आ रहे हैं देख लीजिएगा, 55 आप लोग, एक, 55 एक, और 55 है कहीं, और 55 नहीं है, यानी 55 भी एक बार है, तो यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, 45, 45 एक, और 45 है कहीं, और 45 नहीं है, बाकी बात जो सबसे मल्टीपल में आई, यानी कि तीन सबसे ज़्यादा, 41 3 बार आ रहा है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस किया जाता है। और बाकी बात आप सबके लिए ये क्वेश्चंस कल हमने करवा दिए थे, ये आप इसको बना के
कमेंट बॉक्स में क्या इसका उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल है, क्या इसका उत्तर होगा वो उत्तर दे देना है। एक हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सी को आपको 100 मारना है, ठीक है। तीसरी संख्या 100 मारिए तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चंस। और हालांकि 30 क्वेश्चन तो आप लोग करते होंगे कि नहीं 30 क्वेश्चन था, आप 21 क्वेश्चन क्यों, इसीलिए दोस्त क्योंकि कल हमने क्वेश्चंस लेके आए थे जो स्टार मार्क्स लगाए थे प्रत्येक क्वेश्चन में। तो वो स्टार मार्क्स जानते हैं कितना, 7-8 प्लस क्वेश्चंस आपका रिपीट किया गया था हर एक उथी पे। हर एक जितना शिफ्ट में हो रहा है पिछले शिफ्ट से 7, 8, 9 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो वो क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, तो उसको लाना एक तरह से टाइम बर्बादी और वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। और लाने से कोई बेनिफिट है ना, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस वो एक शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में, तीसरा शिफ्ट में पूछ रहे हैं, तो तीन का जो क्लास लाएंगे कहीं ना कहीं एक में वो करवा देंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें। और इसी तरह शॉर्ट मेथड से बनाना क्वेश्चंस और ये है, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको एकदम बेहतरीन के साथ में बताया जाएगा और समझाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका टारगेट एनटीपीसी मेंस 25 है, यदि 12th लेवल है, या ऑल अदर भी जो आगे आगामी है, चाहे वो एएलपी हो या टैग जो फॉर्म भरा भरा रहा है वो, चाहे वो टैग हो या ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो, या आपका आरपीएफ है या कोई भी और रिलेटेड हो, पैरामेडिकल कैटेगरीज कुछ भी हो, मैथ हर एक जगह है दोस्त। और मैथ को आपको बेहतरीन से समझना होता है, ये जीके और साइंस नहीं है जो आप रट के भी पार कर जाइएगा। मैथ को समझना होता है, समझिए और अपना स्कोर बूस्ट पे ले जाइए, ठीक है। तो यदि क्लास का पीडीएफ चाहिए आप लोग को कि नहीं, क्लास का पीडीएफ हमको चाहिए, टाइम यदि नहीं है, क्लास पीडीएफ से ही हम बना लेंगे, और जहाँ जो भी क्वेश्चन में आया उसको देख लेंगे बाद में जाके। तो ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डेली पीडीएफ डालते हैं क्लास का, या कोई नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाता है, या कोई भी पीडीएफ हो वहाँ से मिल जाएगा आपको। ये टेलीग्राम का है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो यदि सेशन पसंद आ गया हो दोस्त, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी आपका छोटा भाई बहन जो भी हो, जो भी वीडियो देखे उसको आप भेज दीजिएगा, कहीं ना कहीं उसके तैयारी में थोड़ा सा योगदान हो जाए। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप क्वेश्चंस जो देख रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगता है इस क्वेश्चंस में, टाइप करना पड़ता है, फिर एक एक एनालिसिस करना पड़ता है, फिर आप लोग के सामने आते हैं कि बेहतरीन से कि आप लोग को सबसे कम तरीका से कैसे समझाया जाए, ठीक है। तो ये रहा आप लोग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी दोस्त सब नहीं किए हैं तो उस सबको भी बोल दीजिएगा, पल पल नोटिफिकेशन के लिए और कुछ के लिए इसको दबा के बेल आइकन को दबा के क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये था आज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।